नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल दीपक इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन मन कहीं ना कहीं सिलेबस और नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित रहता है कि सिलेबस क्या होगा, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो बेकार तो नहीं चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते का पता होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी अगर मंजिल गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए सही रास्ता आपका सिलेबस ही है। तो आपको बता दूं कि सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होना है, जो पहले था वही रहेगा। रिसेंट की वर्ग एक की परीक्षा में भी यही हुआ है। अगर कहीं हुआ भी तो वह बहुत ही माइनर होगा, मुश्किल से 5% का चेंजेस हो सकता है। तो तैयारी के फेज से चूँकि मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपका समय कितना कीमती है। इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मुद्दे की बात करते हैं और आपके सिलेबस पर आते हैं और जानते हैं कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है और आपको क्या क्या पढ़ना ज़रूरी होगा। तो अगर बात करें आपकी सिलेबस की, तो आपका सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ होने वाला है, जिसमें पहला भाग भाषाई समझ और अवबोध का होने वाला है और आपका जो दूसरा भाग होने वाला है ये भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र का होने वाला है। दैट मीन्स पेडागाजी का होने वाला है। जो पहले भाग से आपका जो वेटेज होगा प्रश्न पत्र में प्रश्नों का, वह लगभग 90% होने वाला है और दूसरे भाग से लगभग आपका 10% पोर्शन पेडागाजी का कवर होगा। तो आइए आगे सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। पहले भाग भाषाई अवबोध के अंतर्गत आपका जो पहला पोर्शन होना है वो वाक्य बोध और भाषा बोध पर होना है, जिसके अंतर्गत आपको विराम चिन्ह और उसके अनुप्रयोग को अच्छे से पढ़ लेना है। वाक्य रचना, वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य परिवर्तन और वाक्य के जो प्रकार हैं किसके आधार पर, तो अर्थ, वाच्य और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार को और वाक्य बोध को आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। इसके साथ ही मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उनको वाक्यों में प्रयोग, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के संबंध में जितनी भी चीज़ें आपकी दी हुई है, इन सबको आपको अच्छे से कवर करना होगा। और दोस्तों, आप इसके लिए एक अच्छी बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आप पूरा लूसेंट का अध्ययन इसके लिए अनिवार्यतः कर लें, उसके बाद कोई और सोर्स है उस पर भी आप जा सकते हैं। अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करें तो दूसरा पोर्शन आपका काव्य बोध पर होगा, जिसमें आपके काव्य से संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं। काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद जैसे कि प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, इनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। काव्य के गुणों को कवर करेंगे। शब्द शक्ति देखना है आपको और छंद को बहुत अच्छे से देखना है। छंद पे आधारित आपके प्रश्न बनना बिल्कुल अनिवार्य है, जैसे कि मात्रिक छंद हो गए, वर्णिक छंद हो गए, कुंडलियाँ, धनाक्षरी, मंदाक्रांता, छप्पय, कवित्त, सवैया, इन सभी छंदों को आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। इसके बाद अगर बात करें आपकी काव्य बोध के अंतर्गत अलंकार की, तो अलंकार में आपको यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार, व्याज निंदा अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार और अपहति, इन प्रकार के जितने भी अलंकार आपके यहाँ दिए हुए हैं और इसके अलावा भी जो और हो सकते हैं, उन सभी का आपको डीपली अध्ययन कर लेना है। इसके बाद अगर आपके थर्ड पोर्शन की बात करें तो वह अपठित बोध के अंतर्गत होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपके गद्यांश और पद्यांश दिए जाएंगे। उसके अंतर्गत आपके शीर्षक, व्याख्या और सारांश पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं। चौथा पोर्शन आपका निबंध लेखन का होगा, जिसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, समसामयिक समस्याओं और विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंधों पर निबंध लेखन की शैली से संबंधित प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके बाद पांचवें पोर्शन की बात करें तो यह पत्र लेखन से संबंधित होगा, जिसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक समसामयिक समस्याओं के समाधान हेतु संपादक के नाम आपको पत्र लिखने बनना चाहिए। छठवां, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पोर्शन है, वह है हिंदी साहित्य का, जिसके अंतर्गत आपको हिंदी काव्य पद्य और उसका विकास देखना है और पद्य साहित्य का विकास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का सामान्य परिचय, इसके साथ ही कवियों का साहित्यिक परिचय भी आपको देख लेना है। मतलब इन कालों के जो भी विशेषताएं और गुणधर्म थी, उसके साथ जो भी कवि हुए हैं उनके संबंधित प्रश्न इसमें बनने की संभावना है और आपको इसको जरूर देखना है। इसके साथ अगर कवियों के परिचय की बात करें तो कवियों
कवियों के परिचय में उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं और भाव पक्ष, कला पक्ष से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। और आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे कि छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का सामान्य परिचय सहित कवियों का साहित्यिक परिचय आपसे पूछा जा सकता है, जिसके अंतर्गत आपकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष भी शामिल होने वाला है। अगर हम आगे सिलेबस की बात करें तो आपका 7वां मोस्ट आईएमपी पॉइंट होगा हिंदी गद्य और उसका विकास, जो कि हिंदी साहित्य से ही संबंधित है। इसके अंतर्गत आपको गद्य साहित्य की विविध विधाएं पढ़ना है, जो कि निबंध, नाटक और कहानी से संबंधित होगी, और उनका सामान्य परिचय, उनका लेखक परिचय और लेखकों की जो रचनाएं हैं, उनकी भाषा शैली, इनसे संबंधित प्रश्नों को आपको देख लेना है। तो यह दोस्तों आपका पूरा का पूरा पहला पोर्शन होगा, जो कि 90% 85 to 90% सिलेबस आपका कवर करेगा और परीक्षा में एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, आपके चयन का आधार बनेगा। इसके बाद अगर जहाँ तक बात करें हम दूसरे पोर्शन की, जो कि पेडागाजी से रिलेटेड होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत देख लेना है, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका को देखना है। इसके बाद भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की जो चुनौतियां हैं, उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन सभी को देखना है। और भाषा कौशल के जो 4 सिद्धांत होते हैं, जो कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है, उनसे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना भी है। इसके साथ ही कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि जो TLM होता है, उसका आप कैसे उपयोग करेंगे, दूर संचार, दृश्य और श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत और पुनः शिक्षण, इन पर आधारित आपके प्रश्न बनेंगे। हालांकि पेडागाजी जो है आपकी समझ पर आधारित होती है, इसलिए आप इसको बहुत ही आसानी से कवर कर लेंगे। इसलिए आपका पूरा ध्यान अभी केवल हिंदी के व्याकरण और हिंदी साहित्य पर होना चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि मैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।